अस्सलाम क्लास, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है डेली रूटीन यूज़ ऑफ एक्सेल हैक्स। मतलब हम एक्सेल के ऊपर डेली टू डेली कौन कौन से फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं और जो मोस्ट प्रॉब्ली हमारी हेल्प करते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में इसको कंट्रोल करने के लिए। एक्सेल में बहुत सारे डेली फंक्शंस हैं जिनको हम डेली टू डेली यूज़ करते रहते हैं। इनमें है प्रोडक्ट फंक्शन, नाउ फंक्शन, रोमन फंक्शन, अपर और लोअर केस, ट्रिम फंक्शन, मैक्स, मिनिमम फंक्शन, रेशियो एनालिसिस, डेटा इनटू इमेज इवैल्यूएशन, रिप्रेजेंटेशन फंक्शन, ट्रांसपोज, कैश, नेट कैश, कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम ईयर टू मिनट्स, मिनट्स टू सेकंड्स और सम इफ फंक्शन। अब ये काम किस तरह से करते हैं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने अगली शीट पर, जहाँ पे मैंने कुछ डाटा इसलिए लिखा हुआ है ताकि बहुत सारा टाइम हमारा बच सके। सबसे पहला काम करते हैं जी, हमने यहाँ पर निकालना है प्रोडक्ट फंक्शन। तो मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोडक्ट फंक्शन है क्या। प्रोडक्ट फंक्शन इज दैट काइंड ऑफ अ फंक्शन जिसका काम क्या होता है, टू मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज वेयर यू आर गिविंग। अब मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज का मतलब क्या है जी, कि सबसे पहले लिखा आपने प्रोडक्ट और ब्रैकेट को क्या किया ओपन, और यहाँ से सारी वैल्यूज को सेलेक्ट किया और शिफ्ट 0 प्रेस करके एंटर किया, तो वो सारी वैल्यूज को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा आपस में और आंसर निकाल देगा 2,57,250 रुपये। ये कहलाता है हमारा प्रोडक्ट फंक्शन। एक्चुअली प्रोडक्ट फंक्शन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करके आपको एक रेकमेंडेड आंसर प्रोवाइड कर देता है। ये इसका काम होता है। इसके बाद आया था जी हमारा दूसरा काम, जो कि शीट के मुताबिक है जी, नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन क्या होता है जी, नाउ फंक्शन में शीट नंबर 2 पे जाता हूँ। यहाँ पे लिखना चाहता हूँ भाई मुझे नाउ फंक्शन क्या काम करता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन, इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। नाउ फंक्शन क्या करेगा, आज के दिन की डेट और आज के दिन का ही टाइम बता देगा अभी का। तो जो ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे लिखा आ गया कि आज 24 तारीख है, 11वां महीना है और 2025 है, और यहाँ पर डेट आ रही है 10:35। सो सुबह का टाइम इसमें शो किया जा रहा है। तो नाउ फंक्शन क्या काम करेगा, नाउ फंक्शन ये काम करता है कि आपको अभी की डेट और टाइम बता देता है। दैट इज नोन एज नाउ फंक्शन। अब नाउ फंक्शन के बाद आए थे जी डेटा को कन्वर्ट करना इनटू रोमन्स। दूसरा काम क्या है, दूसरा फंक्शन है हाउ टू कन्वर्ट योर डेटा इनटू रोमन्स। सो इस काम को करने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने जाना है शीट नंबर 2 पे और यहाँ पे लिखना है इक्वल रोमन, और यहाँ से ब्रैकेट को क्या कर लेना, ओपन कर लेना। जो ही आपकी ब्रैकेट ओपन हो जाती है, अब आपने यहाँ पे पहला काम क्या करना है, सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करके शिफ्ट 0 प्रेस कर देना है और एंटर करना है। सारी की सारी सेलेक्टेड वैल्यूज कन्वर्ट हो जाएंगी रोमन में। अगर आप चाहते हैं एक एक करके करना तो एक एक करने में टाइम लगेगा, सो इसलिए ये मेथड सबसे इजी और क्लासिक है। इसको इस्तेमाल करने से आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब ये तो होता है रोमन फंक्शन। अगला आ जाता है जी अपर केस और लोअर केस। अपर केस और लोअर केस से मुराद क्या है भाई, अपर केस से मुराद है कि भी जितना भी मैंने यहाँ पे डाटा लिखा है, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा है ताहिर मकसूद। अब ताहिर मकसूद का जो नाम है वो सारे का सारा ना तो अपर में है ना तो लोअर में है। तो अपर केस क्या करेगा, सारे का सारा डाटा अपर में कन्वर्ट कर देगा। अब कैसे करेगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं। इक्वल लिखा UPPER, अपर लिखा, यहाँ से वो कह रहा है जी टेक्स्ट सेलेक्ट करें, ये मेरा टेक्स्ट है, और यहाँ से मैंने ब्रैकेट को क्या किया, क्लोज किया शिफ्ट 0 के साथ। जो ही मैंने एंटर किया, ये देखें ताहिर मकसूद का कुछ डाटा लोअर में था, कुछ अपर में था, तो सारे का सारा डाटा उससे कन्वर्ट कर दिया किसमें, अपर केस में। इसी तरह ये वसीम का डाटा देखें, मैं यहाँ पे इक्वल लिखता हूँ UPPER, अपर, सारा डाटा अपर में है। मैं चाहता हूँ ये सारा डाटा लोअर में हो जाए, तो लोअर के लिए LOWER लोअर लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ से आपने वसीम का सेल सेलेक्ट किया। अब वसीम सारे का सारा कैपिटल है, ठीक है। जो ही मैं एंटर करूँगा वसीम सारे का सारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो अपर और लोअर केस आपकी हेल्प करते हैं कि आप डाटे को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इन कैपिटल फॉर्मेट्स में यूज़ करना चाहते हैं, इन स्मॉल फॉर्मेट्स में यूज़ करना चाहते हैं। जिस फॉर्मेट में भी आप यूज़ करना चाहेंगे, अपर और लोअर केस आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद आ जाता है जी हमारा
अगला फंक्शन जिसे हम कहते हैं ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या होता है जी, यहां से आगे जाते हैं, देखते हैं ये ट्रिम फंक्शन क्या है जी। यहाँ पे मैं ट्रिम फंक्शन के लिए, यहाँ पर मैंने एक सेल में स्पेस दे के लिखा हुआ है, काफ़ी सारी स्पेसेस दे के कि ताहिर मकसूद यूट्यूब चैनल, लेकिन ताहिर मकसूद और यूट्यूब के दरमियान में कितनी स्पेस है, यूट्यूब और चैनल के दरमियान में कितनी स्पेस है। इन स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं ट्रिम फंक्शन। यहाँ से मैं सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से पे लिखता हूँ ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन, ट्रिम फंक्शन काम कैसे करेगा? सबसे पहला काम, आपने यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है, TRIM, ट्रिम लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया और सारे सेल को सेलेक्ट किया जिसमें हमने स्पेसेस ऐड की हैं। ट्रिम फंक्शन ये काम करेगा कि भाई आपकी जितनी भी अनवांटेड स्पेसेस हैं जो आपको नहीं चाहिए वो उसको रिमूव करके फिर आपको डेटा देगा। तो ट्रिम फंक्शन आपकी हेल्प करता है अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव करने के लिए। यहाँ से मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया शिफ्ट 0 के साथ, और जो ही मैंने प्रेस किया एंटर, तो ये देखिए ताहिर मकसूद यूट्यूब चैनल लिखा आ गया, लेकिन उसके अंदर से जो अनवांटेड स्पेसेस थी वो रिमूव हो गई। ये फंक्शन है ट्रिम का, कि ट्रिम फंक्शन हमारा हेल्प करता है कि डाटा के अंदर अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव करने का काम करता है। अगला फंक्शन आ जाता है जी हमारा कॉनकैटिनेट फंक्शन। कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या होता है जी? कॉनकैटिनेट फंक्शन होता है ये दो नामों को मिलाना, दैट इज नोन एज कॉनकैटिनेट। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, दो नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे आमिर अली लिखा हुआ है और वसीम अहमद लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ इन दोनों नामों को इकट्ठा करके लिखना, तो एक बार आमिर लिखा, एक बार अली लिखा। अब फुल नेम लिखना चाह रहा हूँ तो बार बार टाइप करने से टाइम वेस्ट होगा। सो इस टाइम को बचाने के लिए हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है जी कॉनकैटिनेट फंक्शन। यहाँ पे लिखा जी कॉनकैटिनेट फंक्शन, जो ही कॉनकैट लिखा ये कॉनकैटिनेट का फंक्शन नीचे डिस्प्ले हो गया। डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है दो टेक्स्ट नंबर 1 कॉमा टेक्स्ट नंबर 2। मैंने जो ही ब्रैकेट क्लोज की, नाम तो लिखा आ गया लेकिन इस नाम के दरमियान में जो स्पेस थी वो नहीं आ रही। सो इस नाम के दरमियान स्पेस को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फर्स्ट नेम के बाद जब कोमा लगाया था उसके बाद हमने इन्वर्टेड कोमास को ओपन करना है, स्पेस देनी है, इन्वर्टेड कोमास को क्लोज करना है और कोमा लगा देना है और अब एंटर करना है। ये करेगा काम क्या, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान में क्या क्रिएट कर देगा, स्पेस। जो ही मैंने एंटर किया तो ये देखें आमिर अली के दरमियान स्पेस क्रिएट हो गया। मैं नीचे फिर दोबारा करके दिखाता हूँ, कॉनकैटिनेट, यहाँ पे कॉनकैटिनेट फंक्शन ये है। क्लिक किया, वसीम लिखा, कोमा लगाया, इन्वर्टेड कोमास के दरमियान स्पेस लगाई, फिर इन्वर्टेड कोमास को बंद किया, कोमा लगाया और लास्ट नेम क्या है जी अहमद, इसको सिलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज किया शिफ्ट 0 से। जो ही एंटर किया तो यहाँ पे आ गया अहमद वसीम का नाम प्रॉपरली, दैट इज नोन एज कॉनकैटिनेट फंक्शन। ये कॉनकैटिनेट फंक्शन हमारी हेल्प करता है किसी की भी कैंडिडेट का नाम और उसके फादर नेम को मर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये एड्रेसिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। नादरा वाले इसको एज अ डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं और दराज.com और जितनी भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, जब आप अपना एड्रेस देते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा स्ट्रीट नंबर ये है, हाउस नंबर ये है, गली नंबर ये है और मकान नंबर ये है, जब आप ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं और अपना सिटी भी बताते हैं तो वो सबको मर्ज करके एक ही सेल में लिख देता है। उस चीज़ को कहते हैं कॉनकैटिनेट फंक्शन। ठीक है, कॉनकैटिनेट फंक्शन आपकी हेल्प इस तरह से भी करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँ तो नाम है जी ताहिर, स्ट्रीट नंबर 12, हाउस नंबर 4, ओकाड़ा, पंजाब। अब ये देखिए मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी। अब इस सारी चीज़ों को अगर मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ, इकट्ठा लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ना एक मर्ज एंड सेंटर का एक बॉक्स बना लेता हूँ जहाँ पे मैंने ये इकट्ठा लिखना है। तो मैं यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल कॉनकैटिनेट। ये कॉनकैटिनेट का लफ्ज़ लिखा तो ये कॉनकैटिनेट लिखा आ गया।
कॉन्कैटिनेट आ गया। अब यहाँ से पहला काम क्या है, हमने सेलेक्ट करना है फर्स्ट नेम, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास ओपन किए, स्पेस दी, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, फिर कॉमा लगाया। दूसरा है जी ये स्ट्रीट नंबर, फिर कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास को ओपन किए, स्पेस दी, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया, फिर कॉमा लगाया। तीसरा हाउस नंबर है, फिर कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास को ओपन किया, स्पेस दी, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया, फिर कॉमा लगाया, शहर था ओकाड़ा, फिर कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास को ओपन किया, स्पेस दी, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया, फिर कॉमा लगाया और लास्ट में लिख दिया शहर का नाम पंजाब और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज किया। जो ही मैंने एंटर किया यहाँ पे देखिए लिखा आ गया कि ताहिर स्ट्रीट नंबर 12 हाउस नंबर 4 ओकाड़ा पंजाब। इस तरह से दराज वाले भी आपका एड्रेस मेंशन करते हैं और वहाँ पे एक कॉन्कैटिनेट फंक्शन लगा होता है जिसका काम क्या होता है, आपके पूरे सेल को फ़ोन नंबर के साथ मर्ज करके आपको बता देना। ठीक है, सो इस तरह से कॉन्कैटिनेट फंक्शन हमारा काम करता है। याद रखिएगा ये सबसे ईजिएस्ट वे है हाउ टू यूज़ योर कॉन्कैटिनेट फंक्शन। नाउ फंक्शन के बाद मैक्स और मिनिमम फंक्शन के ऊपर जाते हैं जी। मैक्स और मिनिमम फंक्शन क्या है जी, यहां से मैंने इस डाटा को रिमूव किया। यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इसके बारे में जानने के लिए आपको मैक्स और मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो इक्वल मैक्स लिखा और यहां से सारे डाटा को सिलेक्ट कर लिया। वो सारे डाटा में से सिलेक्ट करके बताएगा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, दैट इज नोन एज 6,77,888 6,77,888 रुपीज इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो व्हाट विल बी द मिनिमम, ये मैक्स फंक्शन था, मैक्स फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद आए थे मिनी फंक्शन। अब मिनी फंक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल लिखना पड़ेगा, MIN लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा और इस सारे डेटा को जो मैंने लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। अब यहाँ से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 14, वो 14 आसानी से निकाल के दे देगा। अब आप कहेंगे सर ये तो डाटा ही इतना सा था, ये तो हम भी बता सकते हैं। अगर ये डाटा होता कोई 10 से 15 पेजेस के ऊपर और पॉइंट्स में वैल्यूज होती तब मुश्किल होता कि ना होता। इसीलिए ये लार्ज डाटा के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो आप लार्ज डाटा के ऊपर मैक्स और मिनिमम फंक्शन लगाएंगे तो आपको आसानी से ये बताने में आसानी होगी कि भाई कौन सा डाटा है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, कौन सी चीज़ कम बिक रही है, कौन सी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी चीज़ की वैल्यू कम है। सो इस तरीके से हम मैक्स फंक्शन और मिनिमम फंक्शन को कॉल करते हैं। नेक्स्ट वन आ जाता है जी हमारा रेशो एनालिसिस मेथड, यानी रेशो फंक्शन। रेशो फंक्शन ये है, ये देखिए मैंने यहाँ पे डाटा पहले से मेंशन किया हुआ है, यहाँ से मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। अब यहाँ पर डाटा दिया हुआ है तो दो वैल्यूज दी हुई है, नंबर 1 नंबर 2। इन दोनों वैल्यूज की हमने रेशो निकालनी है। तो रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला आता है जी इक्वल। सबसे पहले आपने इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद आपने 100 को डिवाइड करना है किसके ऊपर, 50 पे, यानी फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करना है सेकंड वैल्यू पे। फिर एंड ऑपरेटर लगाना है। उसके बाद आपने इन्वर्टेड कोमास को ओपन करना है। अब रेशो के दरमियान में कॉलन का साइन होता है तो वो कॉलन का साइन हमने लगाया और इन्वर्टेड कोमास को बंद किया और फिर लगाया एंड ऑपरेटर दोबारा। क्या हमने किसके दरमियान रेशो क्रिएट करनी है, इन्वर्टेड कोमास में लिखा भाई 1 के दरमियान। इन्वर्टेड कोमास को क्लोज किया और एट द एंड ब्रैकेट को क्लोज किया, सॉरी ब्रैकेट नहीं है इसमें। सो एंटर किया तो ये देखें 2:1 आ गई। 100 को डिवाइड करेंगे जब 50 पे तो 2 आएगा और एट द एंड इन्वर्टेड कॉमास में मैंने 1 भी लिखा था। सो रिजल्ट में 2:1 आ गया। ये तो ठीक हो गया। अब दूसरा है जी, यहाँ से ड्रैग कर लें, सबकी रेशो निकल आएगी। अब ये जो पॉइंट्स में वैल्यूज़ हैं आप इनको भी कम कर सकते हैं या आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस सिनेरियो पर जाकर भी इन पॉइंट्स की वैल्यूज़ को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला काम जो हम करने जा रहे हैं रेशो के बाद, यहाँ पर हम शीट नंबर 1 पे जाते हैं और देखते हैं रेशो के बाद हमारा काम क्या है। हाउ टू कन्वर्ट योर डेटा इनटू इमेज, अपने पूरे डेटा को इमेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से डेटा को कॉपी किया,
कॉपी करके शीट नंबर न्यू पे गया और यहाँ पे जाके मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया, जूम करके यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लिया, डबल क्लिक करते हैं। अब ये जो डाटा है ये आप एडिटेबल है, ये आप एडिट जब मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अब इस डाटा को कन्वर्ट करना है किसमें, इमेज में। तो हाउ टू कन्वर्ट दिस डेटा, सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट योर डेटा बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए और जस्ट ड्रैग इट अप। उसके बाद आपने क्या प्रेस करना है कि आपने कॉपी करना है, कंट्रोल सी से हमने क्या किया, कॉपी किया और प्रेस किया, एक फंक्शन है शॉर्टकट की है ऑल्ट HVI। ये देखिए ये आपका डाटा क्या बन गया, इमेज बन गया। अब ये डाटा आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, ये इमेज है ठीक है, बट ये इमेज नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से 44 करता हूँ, ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 55 करता हूँ तो ये नहीं होगा। और इसकी खासियत ये है कि जो डाटे में यहाँ चेंज होगी वो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं 300 करता हूँ, 250 लिख देता हूँ, तो जो ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर भी ये 300 जो सा है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 250 में। ये देखें, तो मतलब ये इमेज एडिटेबल भी है। सो इट इज़ द ईजिएस्ट वे हाउ टू कन्वर्ट योर डेटा इनटू इमेज फॉर्मेट। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर मेरी बातें आपको समझ आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है एक्सेल की दुनिया। इंशाल्लाह आपको इससे भी बेहतरीन वीडियोस बनाकर पोस्ट करता रहूँगा। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी हम अपने अगले काम की तरफ। डेटा को कन्वर्ट कर लिया, अब हमने अगला फंक्शन करना है जी, हाउ टू एवेल्यूएट योर फंक्शंस, कि भाई डेटा को एवेल्यूएट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा इसका जूम कर लेता हूँ, जूम कम कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जी, मैंने एक कस्टमर को मैं ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी दिया। ऑर्डर आईडी के बाद ये प्रोडक्ट है मेरी, ऑर्डर डेट, डिलीवरी, डेट, और लास्ट वन है जी हमारा, सॉरी ये है डेज, और इसके बाद है लास्ट वन है हमारे जी स्टेटस। अब यहाँ पर इस सारे डाटा को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स दे देता हूँ और यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देता हूँ 1011 1012 और यहाँ से इसको ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ आप अपने हाथ से भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट लिखी मैंने वेजिटेबल्स, ठीक है। यहाँ से मैंने कर दिया जी के चिया सीड्स, ठीक है। यहाँ से मैंने ऑर्डर कर दिया डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, यहाँ से मैंने ऑर्डर कर दिया हैंड फ्री। यहाँ से मैंने प्रेस कर दिया भाई अगला काम क्या, चार्जर। अब यहाँ से ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट आप अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं। उसके लिए कंट्रोल 1 पे जाना है, कंट्रोल 1 पे जाके डेट पे जाना है, अपने मर्ज़ी की डेट पहले यहाँ से डिसाइड कर लेनी है। मैंने लिखा कि डे पहले आए, मंथ बाद में आए और ईयर उसके बाद में आए, तो यहाँ से मैंने लिखा जी 14-4-2025, ठीक है। अब यहाँ से मैं यहाँ से 16-4-2025, यहाँ पे 18-4-2025, यहाँ से 20-4-2025। मैं इस सारे सेल फॉर्मेट को अपनी मर्ज़ी से चेंज करने के लिए सेल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ। सेल फॉर्मेटिंग पे जाके यहाँ से अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मार्च 14, ओके किया तो ये मेरे मर्ज़ी का फॉर्मेट सेल बन गया। अब यहाँ से
फॉर्मेट सेल आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फॉर्मेट सेल इससे चूज़ कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्मेट की नहीं तो इस फॉर्मेट का करना चाहते हैं, ये उस फॉर्मेट का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा जी, यहाँ से कुछ डेट चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। 4, ठीक है, 6, 8 और यहाँ से कर देता हूँ 10। ठीक है, डिलीवरी डेट थी जी 7/4/2025। ठीक है, और यहाँ से इन डिलीवरी डेट्स को ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से लिख लेता हूँ, यहाँ से भी डेट को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से कर लेते हैं 4 तारीख ऑर्डर था और यहाँ से 4 तारीख की बजाय मुझे डिलीवर होना था कब, 10 को, यहाँ से 11 को, यहाँ से 12 को और यहाँ से 13 को। मुझे ये इस तरीके से मेरी प्रोडक्ट्स जो थी वो डिलीवर होनी थी। अब यहाँ से मैंने डेज़ निकालने के, भाई डेज़ कैसे निकालते हैं, तो इक्वल लिखा, इक्वल लिख के मैंने क्या किया, डेज़ लिखा और ब्रैकेट को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ऑर्डर डेट लिखी, सॉरी डिलीवरी डेट लिखी और कोमा लगाया और ऑर्डर डेट लिखी और यहाँ से इसको क्लोज किया तो ये 97 डेज़ बन रहे। ठीक है, यहाँ से मैंने ड्रैग करके नीचे कर लिया। अब यहाँ से मुझे इस चीज़ की डिलीवरी जो सी है 97 डेज़ के अंदर चाहिए थी। ठीक है, यहाँ से मैं इसको 8 कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, 95 डेज़ यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको कि भाई 9। अब वो कह रहा है जी कि यहाँ पे मुझे, वो कह रहे थे 3 से 4 माह के अंदर आपको डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी। अगर तो भाई मुझे डिलीवरी 90 दिन के अंदर मिल रही है, 95 दिन के अंदर मिल रही है तो ठीक है। अगर 95 दिन के अंदर नहीं मिल रही तो भाई मैं इसके अंदर स्टेटस ये मेंशन करूँगा कि भाई ये प्रोडक्ट मत खरीदे, नॉट रेकमेंडेड। तो इस काम को करने के लिए हम एक फंक्शन लगाएंगे इवैल्यूएशन के लिए, इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर जो डेज़ मैंने निकाले हैं वो ज़्यादा हैं या बराबर हैं, या मैं कह देता हूँ जो डेज़ मैंने निकाले हैं, जो डेज़ मैंने निकाले हैं लेस देन और इक्वल टू 95 हो, लेस देन और इक्वल टू 95 हो तो फिर तो है रेकमेंडेड। यानी हम रेकमेंड करते हैं, रेकमेंडेड। ठीक है, अगर 95 से एक दिन भी ऊपर जाता है तो मतलब मैं इसको रेकमेंड नहीं करता। तो मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट रेकमेंडेड, रेकमेंडेड और इन्वर्टेड कोमा से इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। जो ही मैंने एंटर लिखा यहाँ पे लिखा आ गया नॉट रेकमेंडेड। अब यहाँ से इसको ड्रैग कर लेता हूँ। सो 2 रेकमेंडेड है और 2 नॉट रेकमेंडेड है। तो जो नॉट रेकमेंडेड है वो 95 से ऊपर थे, इसलिए वो नॉट रेकमेंडेड डिलीवरी की गई। सो इस काम से हम आसानी से इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि भाई अगर आपको वो जिस टाइम ट्रैक के ऊपर कहता है कि भाई मैं इस टाइम पे आपको आपकी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप कभी भी, अगर वो आपको प्रोवाइड कर देता है तो आप कभी भी इसके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेशन नहीं करोगे। इसीलिए रेकमेंडेड का मतलब है कि आप इस प्रोडक्ट की फेवर में हो, और नॉट रेकमेंडेड मतलब आप इस प्रोडक्ट की फेवर में नहीं हो। दैट इज नोन एज हाउ टू इवैल्यूएट योर डिलीवरीज।
सो आप ऑर्डर्स को इस तरह से इवैल्यूएट करके अपने कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, इसे इवैल्यूएशन मेथड कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं रैप फंक्शन। रैप फंक्शन क्या है जी? सबसे पहले मैं जाता हूँ अपनी नई शीट के ऊपर, नई शीट पर जाके मैं यहाँ पर डेटा लिखता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर डेटा लिखता हूँ ईयर्स, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मंथ्स। ईयर में 1 2 3 4 मैंने ईयर लिख दिए। अब मैं इन ईयर्स को यहाँ पे मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पहला काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वल कन्वर्ट, CONVERT। तो ये पहले पे लिखा आ गया कन्वर्ट। अब कन्वर्ट किसको करना है? B3 को, B3 को किस में? कॉमा लगाया। हमने कन्वर्ट करना है ईयर को, तो YR लिख के ईयर लिखा, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया, कॉमा। कन्वर्ट किस में करना है? हमने मिनट्स में करना है, तो हम MN, यहाँ पे देखिए मिनट्स के लिए हम किस लोगों को यूज़ कर रहे हैं? MN, मिनट्स, और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया और एंटर किया। जो ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, कन्वर्ट, CONVERT, कन्वर्ट। यहाँ पर कन्वर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे दोबारा कर लिख लेते हैं इक्वल कन्वर्ट, ब्रैकेट ओपन, ईयर को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास में YR लिखा, कॉमा, निकालना क्या है? MN, और इनको बंद किया, एंटर किया। तो ये देखिए लिखा आ गया कि एक साल में कितने मिनट्स होते हैं। मैंने कहा मिनट्स, यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ मिनट्स, कि एक साल में कितने मिनट्स होते हैं। यहाँ से मैंने नीचे करके ड्रैग कर लिया, तो ये ड्रैग भी हो गया, ठीक है। अब मैं यहीं पे किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 100, 200। अब मैं यहाँ पर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इसे मीटर में, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा? इक्वल कन्वर्ट, और यहाँ से ब्रैकेट को ओपन किया, जिसको कन्वर्ट करना है उसको क्लिक किया, कॉमा। किस में कन्वर्ट करना है? KM को कन्वर्ट करना है किस में? मीटर में, M में, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया। ये देखें कि 100 किलोमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1,00,000 मीटर के बराबर होता है। इसी तरह इसको भी ड्रैग कर लेंगे, ये देखें, तो 2,00,000 मीटर्स बन जाएगा, 200 किलोमीटर। इसी तरह आप किलोग्राम को ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। MB को KB में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज नोन एज हाउ टू कन्वर्ट योर ईयर्स इनटू मिनट्स, किलोमीटर्स इनटू मीटर्स। तो दैट इज नोन एज कन्वर्जन। नेक्स्ट पे जाते हैं जी। कन्वर्जन के बाद हम जा रहे हैं रैप फंक्शन पे, रिप्रेजेंट फंक्शन पे। इस काम को करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वैल्यूज। यहाँ से मर्जन सेंटर करके पहले लिख लेता हूँ, ये रैप फंक्शन है, RAP, रैप फंक्शन। रैप फंक्शन काम क्या करता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रैप फंक्शन है क्या, ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि रैप फंक्शन क्या काम कर रहा है और किस तरह से काम करता है। तो रैप फंक्शन में मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी 76, 87, 79, 99, ठीक है। अब यहाँ से मैं इस सारे डाटा को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ बार चार्ट्स। तो रैप फंक्शन मेरा काम क्या करेगा? मेरी हेल्प करेगा बार चार्ट्स बनाने में। तो उसको करना कैसे है? सबसे पहले आपने लिखना है इक्वल RAPT, ठीक है, और ब्रैकेट को मैंने करना है ओपन, और यहाँ से इस वैल्यू को पकड़ लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सॉरी, वैल्यूज को सिलेक्ट करने से पहले
यहाँ पे लगाना है इन्वर्टेड कोमा और यहाँ पे एक बार लाइन होती है शिफ्ट 1 के साथ है। ये देखिए ये बार लाइन, इन्वर्टेड कोमा से इसको क्लोज करना है, कोमा लगा के उस परसेंटेज को क्लिक करना है जिस परसेंटेज की हमने बाहर निकाल ली है और इस ब्रैकेट को क्लोज करना है। यहाँ से एंटर किया तो ये लाइन बड़ी सारी आ गई। अब इस डाटा को सिलेक्ट कर लेना है मुझे जहाँ तक भी है और यहाँ पे जाके लिखना है प्ले बिल, PLAYBILL बिल। जो ही मैंने एंटर किया ये देखिए ये सारा डाटा बार्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से मैं दूसरी बार भी आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। अगर आप चाहें तो यहाँ से प्ले बिल्स को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। ये देखें इसका काम ये है कि जी ये बार चार्ट को क्रिएट करने का काम करता है। कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ से मैं दोबारा क्रिएट करके दिखा देता हूँ। इक्वल लिखा, RAPT लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया, इन्वर्टेड कोमास में शिफ्ट बार को लगाया और इसको बंद किया, कोमा लगा के जिस परसेंटेज के मुताबिक निकालना है उस परसेंटेज पे क्लिक किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया। इस डाटा को सिलेक्ट कर लिया सारे को, ठीक है। सारे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा प्ले बिल और एंटर किया तो ये देखिए ये आ गया। इस तरह से आप अपने बार चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तरीका कहलाता है हाउ टू रिप्रेजेंट रैप फंक्शन फॉर बार चार्ट। इसी काम को हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 5, 7, 8 या मैं नीचे करके देख लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ 3, 4, 5 और 2 और 1। मैंने यहाँ पे रैप फंक्शन करना चाह रहा हूँ कि मैं भी यहाँ पे स्टार्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार लग जाए इसके साथ। तो इसको भी करने के लिए रैप फंक्शन यूज़ किया जाता है, RAPT। और यहाँ से ब्रैकेट को ओपन किया। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, इन्वर्टेड कोमास में स्टार लगाना है और स्टार को बंद करना है, नंबर 1 कोमा। अब आपने सेलेक्ट किसको करना है, सेलेक्ट करना है इस सेल को और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो ये देखें स्टार्स लगे। अब यहाँ से इसको ड्रैग कर लें डबल क्लिक करके, तो ये देखें स्टार्स लग के आ गए। इस तरह से भी आप रैप फंक्शन अपना प्रेजेंट कर सकते हो। अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम सीवीज बनाते हैं तो सीवीज को हम रेटिंग देते हैं, तो वो रेटिंग के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो ये स्टार्स होते हैं। इन स्टार से आप अपने सॉफ्टवेयर को भी इवैल्यूएट करते हो कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, सॉफ्टवेयर वाले आपसे पूछते हैं कि भाई हमारे सॉफ्टवेयर की रेपुटेशन कैसी है, आप हमें स्टार्स के ज़रिए बताएं। तो जब आप 5 स्टार देते हो तो एक्सीलेंट होती है, जब 1 स्टार देते हो तो वेरी बैड होती है। ये कहलाता है रिप्रेजेंट फंक्शन का काम। इसके बाद आ जाता है जी ट्रांसपोज, हाउ टू कन्वर्ट योर डेटा इनटू रोज इनटू कॉलम्स। तो ट्रांसपोज के लिए अगर फर्ज करें यहां पे मैंने डाटा दिया ये वाला, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं या कोई और डाटा निकालता हूं, ठहरे। ये मैं डाटा ले लेता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल C करके कॉपी किया, ठीक है। न्यू शीट पे गया, इसको थोड़ा सा जूम किया ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ सके और यहाँ से कंट्रोल V किया। ये है मेरा डाटा ओरिजिनल, ठीक है। अब मैं इस डेटा को चाह रहा हूँ कि ये सारा डाटा कन्वर्ट हो जाए ट्रांसपोज में। तो इस काम को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सारे डाटे को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा इक्वल ट्रांसपोज और ब्रैकेट को क्या करना है, ओपन करना है और सारे के सारे डेटा को मैंने क्या कर लेना है, सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। जो ही मैं एंटर करूंगा ये देखें सारे का सारा डाटा, जितना भी कॉलम्स में डाटा था वो सारा रोज में कन्वर्ट हो गया। इस सारे डाटा को मैंने सेंटर में किया, ठीक है। ये देखें वो सारी चीज़ें जो मैंने रोज कॉलम्स में थी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट होगी, रोज के अंदर कन्वर्ट होगी। और इसको मैंने ऑल बॉर्डर्स भी दे दिया। सो इस काम के ज़रिए आप आसानी से अपने रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज नोन एज ट्रांसपोज फंक्शन। अगला फंक्शन आया था जी हमारा
नेट कैश निकालने का तरीका कि हाउ टू फाइंड आउट द नेट कैश फोरकास्ट। सो इस काम को करने के लिए मैं सबसे पहले अपनी शीट पे जाऊंगा, नई शीट पे, यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ जी मंथ, यहाँ पे लिख लेता हूँ इनकम, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सपेंस, और यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना नेट कैश फ्लो। ठीक है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके साइड पे कर ले। यहाँ से मैंने इस कुछ डाटा को सिलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर्स दिए, यहाँ पे लिखा मंथ, जैन लिखा, ठीक है, और यहाँ से इसने यहाँ से ड्रैग कर लिया, ये ऑटोमेटिकली इसको मंथ्स दे देगा। मैंने यहाँ पे लिखा जी 20,000, 35,400, 36,579 और 46,890, ये मैंने इनकम दे दी। एक्सपेंस 12,567, 23,000, 12,000, और यहाँ से ये डेटा मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब ये डेटा मैंने मेंशन किया। नेट कैश निकालने का तरीका कार क्या है जी, इक्वल लिखना है आपने, बहुत ही आसान है। इक्वल लिखा, इनकम में से माइनस कर देना आपने किसको, एक्सपेंस को, तो ये आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो कि हमारे पास नेट कैश कितना पड़ा हुआ है, और इसे डबल क्लिक करके ड्रैग करना है। इससे आपका क्या निकल आएगा, कैश फ्लो फोरकास्ट निकल आएगी। यहाँ पे मैं वाज़ेह तौर पे मेंशन कर देता हूँ, हमने निकाला क्या है, कैश फ्लो फोरकास्ट इन एक्सेल। ठीक है, मतलब इसके जरिए हम आसानी से कैश फ्लो इन फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी हेल्प कर रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। उम्मीद है आपको ये डेटा वाज़ेह तौर पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला काम करते हैं जी कि सम इफ फंक्शन हमारा क्या काम करता है। सम इफ फंक्शन हमारा क्या काम करता है, तो मैंने यहाँ से डेटा लिया। मैं सबसे पहले डेटा चूज कर लूँ, Ctrl+C किया, यहाँ से Ctrl+V किया और इसको थोड़ा सा जूम कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसकी प्राइस लिखी 100, 200, 340, 120। अब यहाँ से मैंने इसका भी बना लिया। अब यहाँ से सम इफ फंक्शन क्या काम करता है, सम इफ फंक्शन काम करेगा जी कि भाई आपने इसकी सेल्स निकाल के दिखानी है। तो सम इफ फंक्शन किस तरह से चलेगा, सबसे पहले आपने एक खाली बॉक्स लेना है, डेटा पे जाना है, डेटा से डेटा वैलिडेशन पे एनी वैल्यू की जगह लिस्ट लेना है, और सोर्स में ले लेना हमारी ऑल प्रोडक्ट्स को और ओके कर देना है। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बन के आ गया। मैं इसको कलर दे लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ सके। ठीक है, अब यहाँ से मैंने सम इफ फंक्शन निकालना है, तो इक्वल लिखा, सम इफ के जरिए रेंज क्या है जी, मेरी पूरी रेंज है प्रोडक्ट और सेल, कोमा क्राइटेरिया क्या है, मैं किस में देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी पूरी रेंज मैंने सही से सिलेक्ट नहीं की, पूरी रेंज मेरी ये सारी है, कोमा क्राइटेरिया क्या है, मेरा ड्रॉप डाउन फंक्शन, और कोमा मैं देखना क्या चाह रहा हूँ, प्राइस देखना चाह रहा हूँ। तो इस प्राइस के सारे सेल को सेलेक्ट कर लेना और कोमा लगा के इसको बंद कर देना। जो ही एंटर किया उसने बता दिया कि भाई चिया सीड्स की प्राइस जो सी वो 0 है, चिया सीड्स की प्राइस 0 होगी। लेकिन ये क्यों आ रही है, अभी देखते हैं। सबसे पहला काम, हमारे फॉर्मूला में कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से सम इफ फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं हुआ। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे करके परफॉर्म कर लेता हूँ। यहाँ पर इक्वल सम इफ फंक्शन रेंज प्रोडक्ट और सेल, कॉमा रेंज क्या है, चिया सीड, कॉमा निकालना के चाह रहे हैं प्राइस, और इस सारे को बंद किया और ये आ गई चिया सीड की प्राइस 200। सो इस तरह से हम आसानी से अपने किसी भी वेजिटेबल की प्राइस निकाल सकते हैं और किसी भी चीज़ की प्राइस निकाल सकते हैं। चार्जर की प्राइस 120, इसी तरह वेजिटेबल की प्राइस 100, इसी तरह चिया सीड की प्राइस 200 आ जाएगी।
उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी बात आपको समझ ना आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा एक लास्ट फंक्शन जो मुझे आपको कराना है यहाँ पर, कि भाई मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी सीरियल नंबर एस नंबर 1 2, और मैं इसको पकड़ के क्या कर लेता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने सीरियल नंबर पकड़े और इसको ड्रैग कर लिया। यहाँ से मैंने लिखी EMP एम्प्लॉय। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम की जगह में फिगर्स लिख लेता हूँ ABCDEF। ठीक है, और यहाँ से सारे को सेलेक्ट करके सेंटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर मैं ये वाला सेल डिलीट करता हूँ, मैंने डिलीट किया यहाँ से, तो ये देखें 2 गायब हो गया, मतलब सीरियल नंबर से 2 गायब हो गया। मैं चाहता हूँ कि मेरा सीरियल नंबर का 2 गायब ना हो, तो इस काम को करने के लिए कंट्रोल Z किया। पहले मैंने सारे सेल्स को पकड़ा, कंट्रोल X किया, यहाँ पर गया, कंट्रोल V प्रेस किया। ये देखें, ये इसको पूरा एक टेबल बनाया, पूरा टेबल बना के ऑल बॉर्डर्स दिया। अब मैं यहाँ पर इस सारे को पहले क्लीन करता हूँ, क्लियर किया, यहाँ पे लिखा इक्वल रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज -1, और एंटर किया, ये 1 आ गया। अब यहाँ से इसको पकड़ के मैंने ड्रैग कर लिया, ये देखें ये आ गया। अब यहाँ से देखें, मैं किसी भी सेल को डिलीट करता हूँ ना, तो ये नंबर जो सा है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। फ़र्ज़ करें 4 को करता हूँ, ये 3 को किया मैंने डिलीट, ये मैं डिलीट किया तो ये ऑटोमेटिकली 3 किसी और को असाइन हो गया। अगर मैं 4 को डिलीट करता हूँ तो इस रो को मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया, तो 4 किसी और को असाइन हो गया। मैं ये 2 को सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो 2 किसी और को असाइन हो जाएगा। मतलब क्या है कि मेरी सीरियल नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप अपने सीरियल नंबर को ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये तमाम की तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई बात समझ ना आए आप मुझसे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का आंसर करूंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक अच्छे टॉपिक के साथ। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है एक्सेल की दुनिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।